कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर पहले ही बहुत बात हो चुकी है। मैं उसमें नया कुछ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन कर्नाटक में विभिन्न समुदायों जैसे उच्च वर्ग, लिंगायत, दलित आदि में जिस तरह से भाजपा उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है, उससे मुझे भाजपा से ज़्यादा हिंदुत्व की विचारधारा पर खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत संभव है अब कांग्रेस द्वारा दूसरे राज्यों में भी इस मॉडल को दोहराया जाए। लेकिन आखिर हिंदुत्व है क्या? आप इसके बारे में कई प्रकार की भ्रमित करने वाली बातें और संदर्भ से कटी हुई सूचनाएं सुनेंगे, लेकिन मूलतः यह पॉलिटिकल हिंदुइज्म है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका एक ही अर्थ है कि हिंदू लोग स्वयं को किसी तरह जाति, भाषा, पंथ या नस्ल के ऊपर उठकर केवल एक हिंदू की तरह देखें। इतिहास में झांककर देखें तो आप पूछ सकते हैं कि अंतर्कलह से घिरे यूनानी पार्शियनों के विरुद्ध कैसे एक हो गए थे, या मोहम्मद के नेतृत्व में अरबों में कैसे एकता आ गई थी। इसकी तुलना में हिंदू कभी तुर्कों या यूरोपियनों के विरुद्ध एकजुट क्यों नहीं हो सके थे? हिंदुत्व इसी सवाल का जवाब है, लेकिन समस्या यह है कि हिंदुत्व के छाते तले एक दूसरे से विभिन्न धाराओं को कैसे एकत्र किया जाए, जिनमें अनीश्वरवादी भी थे और एकेश्वरवादी भी, अद्वैतवादी भी थे और बहुदेववादी भी, स्थानीय जातियाँ भी थीं और निर्गुणोपासक भी। इतनी बहुलता और विविधता के कारण इस समस्या को कभी सुलझाया नहीं जा सका है। बुनियादी रूप से हिंदुत्व के अनुसार हिंदू वह है जो स्वयं को हिंदू समझता है और इस बात को स्वीकार करता है कि ना तो कोई एक सत्य है और ना ही उसका कोई एक मार्ग। जाहिर है, इस बात की लचीली परिभाषा से अनेक अंदरूनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि हिंदुत्व कैंप में तीन भिन्न धाराएं उत्पन्न हुई हैं। सबसे मुखर धारा उन प्रगतिशीलों की है जिनका नेतृत्व सावरकर ने किया था। वे सक्रियतापूर्वक समाज सुधार और जाति प्रथा के अंत की वकालत करते थे। दूसरी धारा उन परंपरावादियों की है जो जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों से मुँह चुराते हैं। तीसरे सोशल कंजर्वेटिव हैं। वे मानते हैं कि समाज में रातों रात बदलाव नहीं आते, उन्हें एहतियात से योजनापूर्वक अस्तित्व में लाया जाता है। आरएसएस का जो हिंदुत्व है वह सावरकर के विचारों को स्वीकार करता है, लेकिन उनके तौर तरीकों को नहीं, पर वह परंपरावादियों का विरोध अवश्य करता है। इस परिप्रेक्ष्य में
कर्नाटक के परिणामों को देखें, वहाँ भी भाजपा ने दूसरे राज्यों की तुलना हिंदू वोटरों को एक करने के प्रयास किए थे। हिंदुओं की राजनीतिक एकता भाजपा के प्रयासों के मूल में रही है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं को ओबीसी के रूप में प्रचारित करते हैं और पहले एक दलित और अब एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके बावजूद कर्नाटक में न केवल दलितों बल्कि अनेक हिंदू जातियों ने भी भाजपा से मुंह फेर लिया। लिंगायतों और वोक्कालिगायों के वोट कांग्रेस के खाते में चले गए। इतना ही नहीं, भाजपा के उम्मीदवार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर हार गए। अल्पसंख्यकों ने तो एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिए। भाजपा को सबसे ज़्यादा ओबीसी और दलितों के रुख ने चौंकाया है, जबकि कर्नाटक में उसकी सरकार हिंदुत्व के एजेंडा का पालन करती थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे की सरकार ने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। चुनाव नतीजे आने के बाद विश्लेषकों ने भाजपा की हार के अनेक वैसे कारण गिनाए जिनके बारे में पहले वो बात नहीं कर रहे थे। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुओं के राजनीतिक एकत्रीकरण वाली रणनीति को दुविधा में डाल दिया है। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कांग्रेस इसी टेम्पलेट का पालन दूसरे राज्यों के चुनावों में भी करे। कर्नाटक के चुनावों में कांग्रेस की जीत भले हुई हो, उसमें भाजपा की हार अधिक निहित है।